2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। 3 बड़े नाम ले रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी। इन 3 नेताओं को बुजुर्ग होने यानी 75 साल पार करने की वजह से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि 75 साल होने के बाद दूसरों को भी काम करने का मौका देना चाहिए। इस साल आरएसएस के 100 वर्ष हुए और भागवत साहब के भी 75 वर्ष होने जा रहे। दिलचस्प है कि मोदी साहब भी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? यहाँ एक बात और बता दूं कि पिछले चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि 2029 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आरएसएस और भाजपा बहुत नैतिकता की बात करती है, आदर्शों की बात करती है। इस बार देखना है कि 2 शीट्स, वैसे बीजेपी में बहुत सारे नेता अभी जो हैं 75 साल पार करने वाले हैं, बहुत जल्दी पार करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के तो दर्जनों नेता हैं। तो क्या अपने कमिटमेंट पर कि मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए 75 साल बाद, ये जाएंगे या एक तरह से दबाव बनाने की तैयारी है नरेंद्र मोदी पे? क्या आरएसएस बीजेपी के अंदर कई खेमे हैं, उसके अंदर कोई टेंशन है, किसी तरह का दबाव है? यही जानने की कोशिश होगी इस एपिसोड में। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर राम पुनियानी साहब मौजूद हैं। आप लगातार अम्बेडकरनामा पर सुनते हैं। चलते हैं, जरा समझते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या मार्गदर्शक मंडल में मोदी जाएंगे, कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं? स्वागत है सर जी, नमस्ते धन्यवाद रतन लाल। जी। देखिए, आपने बड़ा रोचक सब्जेक्ट आज शुरू किया है और ये जो तीनों बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया था, वो तब से मार्ग को देखते रहते हैं, मार्ग किधर जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की अध्यक्षा थी, उनको भी इसी कारण से आगे उसका रिन्यूअल नहीं मिला। और ये पहला मौका है कि बीजेपी के अंदर कोई नेता ऐसी परिस्थिति में आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री है और 75 साल क्रॉस कर रहा है। पहले मैं थोड़ा आरएसएस के नियम बता दूं। आरएसएस के नियम ये हैं कि जो सरसंघ चालक है वो अपनी मर्जी से चलता रहता है और जब उसको लगता है कि वो काम करने में अक्षम है या बहुत सख्त बीमार है तो अपने उत्तराधिकारी का नाम एक लिफाफे में डाल के दे देता है। ये उनकी परंपरा रही है और इसमें अभी तक आरएसएस में तो कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि आरएसएस में ऐसे कई नेता हो गए हैं जो 75 साल से ऊपर भी सरसंघ चालक रहे। उनकी परंपरा आरएसएस की थोड़ी अलग है। पर भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, इसमें गुटबंदी होना स्वाभाविक है क्योंकि ये सत्ता से जुड़ा हुआ मामला है और खासतौर से नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो उन्होंने सत्ता का केंद्रीयकरण अपने चारों तरफ बहुत मजबूत कर लिया है। और वो अपने उनके जो सबसे विश्वस्त हैं अमित शाह और वो उनकी जो जोड़ी, ऐसा कहते हैं दो गुजराती, ये लगातार सत्ता के केंद्र में बने रहे। और आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह को भी हटाने का मुख्य यही कारण था कि मोदी अपनी सत्ता में किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं चाहती। अब एक तरफ तो ऐसा सवाल है कि मोदी सत्ता में बने रहने चाहेंगे क्योंकि बीच में अमित शाह ने एक इशारा दिया था कि मैं रिटायर होने के बाद वेद उपनिषद पढ़ूंगा। उनको उसके लिए कई लोगों ने शुभकामनाएं भी दी, पर वो अभी उसका तात्पर्य नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से था या नहीं, ये कोई ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। फिर भी एक बार किसी ने कहा था कि अगर आरएसएस कहती है मैं पूर्व की ओर जा रही हूँ तो आप समझिए वो पश्चिम की ओर जा रही है। ये उनके दावों में और काम में कोई मेल जोल नहीं होता। अभी तक तो मोदी की वैसे आरएसएस नहीं चाहता कि कोई एक व्यक्ति सत्ता को पूरी तौर से अपने कब्जे में लेकर रखे। ये आरएसएस का तरीका है। वो ये भी नहीं चाहते कि सत्ता का केंद्रीकरण किसी एक नेता के हाथ में हो क्योंकि उनकी लड़ाई लंबी है
लड़ाई मतलब उनका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उसको लाने के लिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे उनके जो नियम है उसका उल्लंघन हो। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, पिछले 1-2 साल से इनकी जो गरिमा पहले थी कि उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल भी कहा, तो ये भी कह सकते हैं कि ये नियम तो केवल बायोलॉजिकल लोगों के लिए है, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। और अगर आप देखिए पहलगाम के बाद से ये भी स्पष्ट हो गया है कि विदेशों में उनकी कोई खास प्रतिष्ठा नहीं है। जहाँ ये 150 देश घूम कर आए हैं, पर पहलगाम के मामले में एक देश भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। कोई रेयर ही होगा जो भारत के साथ खड़ा होगा। दूसरा, उन्होंने जो पैलेस्टाइन के मुद्दे पे चुप्पी साधी है, इससे भी उनकी जो प्रतिष्ठा है, कई लोगों के बीच में बहुत गिरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और देश के अंदर तो सब लोग जानते हैं कि लोग उनको कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, ये जग ज़ाहिर बात है। फिर उन्होंने जितने भी वादे किए, वो सब जुमले सिद्ध हुए। वादों में से कोई एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। बार-बार वो अपनी पब्लिसिटी कराते हैं ज़्यादातर। यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि उनकी एक जो लालसा है पब्लिसिटी की, वो बहुत गहरी है। जब से गुजरात के मुख्यमंत्री वो बने, उन्होंने एप्को नाम की एक एडवर्टाइजिंग शायद अमेरिकन कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उनका इमेज बनाने के लिए। तो वो अपना इमेज बनाने के लिए और फिर आप देखते होंगे कि दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, बालों पे भी काफ़ी खर्चा करते हैं, मशरूम भी खाते हैं। तो जहाँ तक उनका सवाल है, वो नॉन बायोलॉजिकल तो ख़ैर आजकल नहीं बोल रहे खुद को, पर एक बार बोला हुआ उसमें भी बहुत अर्थ है। ये निश्चित है कि मोदी खुद होकर सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि उनके विरोध का जो कारण आरएसएस के अंदर है, एक तो आरएसएस की जो नीति रही है, वो किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ केंद्रित नहीं रखते हैं, ऐसा उनका एक है। तो मोदी के चारों तरफ तो सब चीज़ें केंद्रित हो गई हैं। ए टू ज़ेड बीजेपी में जो होता है, उन्हीं के निर्देश पे, आदेश पे होता है। और आज एक दुनिया में उनकी साख काफ़ी गिर गई है, भारत की साख गिर गई है और देश के अंदर भी उनकी साख बहुत गिर गई है। बहुत सारे आपने सर्वे देखे होंगे, जिनमें आगे वाला कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसमें वो पहली पसंद में कहीं नहीं आ रहे हैं। पहले हर जगह वो पहली पसंद में आते थे, आजकल उसमें भी वो काफ़ी नीचे गिर रहे हैं। तो शायद ये मौका देखकर मोहन भागवत ने चांस लिया है कि 75 साल का शाल ओढ़ाने का नियम इन पे लग सकता है क्या? क्योंकि मोदी तो सत्ता में बहुत गहरे हैं, सब सत्ता के ताने-बाने उन्हीं के हाथ में हैं, तो उनको सत्ता से निकालना आसान तो है नहीं। पर मोहन भागवत ये देख रहे हैं कि जो भी उनके आस-पास के लोग हैं, वो सब आरएसएस प्रशिक्षित हैं और उनमें भी कई लोग हैं जो इस प्रकार की बात को चाहते हैं कि वो आरएसएस की बात सुने। आरएसएस क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो संघ परिवार में आरएसएस ही है। तो थोड़ा एक दुविधा का मामला है। मुझे लगता है कि आरएसएस इनको हटाना चाहता है और मोदी हटना नहीं चाहते। आपने देखा होगा बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव लटका हुआ है क्योंकि जेपी नड्डा के बाद आरएसएस जिन लोगों का नाम सजेस्ट कर रही है, वो मोदी कैंप वाले नहीं हैं, मोदी के विरोध वाले हैं। तो इसीलिए वो मामला लटका के रखा गया है और आरएसएस इस बात में निश्चित है कि अभी मोदी का करिश्मा वो नहीं रहा जो 3 साल पहले था या 5 साल पहले था। तो इसलिए शायद उन्होंने इशारा दिया है कि आप हट जाइए और दूसरा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। और तो ये एक दुविधा का ही मामला है। मोदी आसानी से हटने वाले नहीं हैं। तो ये देखने लायक रहेगा कि संघ परिवार जिसको कहते हैं, जो आरएसएस के सब संगठनों का जोड़ है, उसमें किस प्रकार से उथल-पुथल होगी, ये एक देखने की बात है। सर, अभी बीजेपी में 2 मुखर चेहरे हैं जो मोदी से सीधा पंगा ले लेते हैं। एक तो नितिन गडकरी हैं, वो भी क्रिटिक करते हैं और दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी है। और अभी प्रधानमंत्री की रेस में कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी हैं अभी, मतलब यंग हैं और रेस में। तो ये सब कैसे देखा जाए और गडकरी पे और सुब्रमण्यम स्वामी पे कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है?
क्या मामला है? देखिए, इसमें तीनों में एक फ़र्क बता दूँ कि इसमें जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो हुँ, हिंदू महासभा के बैकग्राउंड के। तो उनका दावा इतना मज़बूत मुझे नहीं लगता। हुँ। दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी, उनका दावा भी मुझे मज़बूत नहीं लगता नहीं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं, वो बोलते हैं ऐसे लगातार बयान दे मोदी रहे। पे खुल के हमला करते हैं। जी, देखिए मोदी पे उन पे एक्शन इसलिए नहीं होता कि एक तो उनकी काफ़ी उम्र है, वो तो 75 के पार कब के हो चुके हैं। दूसरा अगर उनको निकाला जाए तो मुसीबत, रखा जाए तो भी गड़बड़ है। यानी ना उनको हज़म करते बनता है, ना उनको फेंकना बनता है। तो इसलिए वो हुँ, अपने बयान अपने तरीके से देते रहते हैं। पर आरएसएस में उनकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूँ। तो फिर रह गया अच्छा, तीसरे तो गडकरी। गडकरी का आरएसएस में बहुत आदर है। गडकरी एक्चुअली आरएसएस की हमेशा चॉइस नंबर 1 रहे हैं। चॉइस नंबर 1 शुरू से रहे हैं। उनको अध्यक्ष भी बनाया गया 2 बार और उसके बाद ख़ैर मोदी भी अपनी कारनामों से ख़ासतौर से गुजरात के दंगों के बाद, गुजरात के नरसंहार के बाद इनका इमेज काफ़ी बड़ा होने लग गया और इनके आने के बाद जो ध्रुवीकरण है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो आर्टिकल 370 और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड और ये जो तीनों उनके आधार हैं, उस पे उन्होंने काम किया है। तो आरएसएस का एजेंडा पूरा किया इन्होंने। इसके दौरान में आरएसएस की शाखाएँ पहले से डबल हो गई और जो समाज में आरएसएस का मुख्य काम है एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के लिए मुसलमानों को बदनाम करना, क्रिश्चियंस को बदनाम करना, दलितों पे अत्याचार, औरतों पे अत्याचार, वो तो बढ़े ही हैं। तो एक प्रकार से मोदी ने आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ाया है, पर फिर भी उनकी जो आत्ममुग्धता है, आत्ममुग्धता नॉन बायोलॉजिकल से उसको सिंबॉलिक देखेंगे, उसके कारण आरएसएस उनको नहीं चाह रहा। वैसे आरएसएस के एजेंडा को पूरा करने में मोदी सबसे आगे रहे हैं। और फिर भी मुझे लगता है कि गडकरी के पीछे आरएसएस का वरद हस्त है, क्योंकि वो आरएसएस के बहुत करीबी हैं। एक उनकी बहुत क्रेडिबिलिटी अभी तक थी रोड और पुलों के बारे में। अब जब पुल धड़ाधड़ गिरने लग गए, तो वो थोड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी और प्रतिष्ठा गिरी है। पर फिर भी विचारधारा के रूप में आरएसएस को ऐसे ही व्यक्ति चाहिए, जो खुद का ज़्यादा गुणगान ना करे और उसके एजेंडा को आरएसएस के एजेंडा को चुपचाप लागू करता रहे। तो गडकरी इसमें मुझे एक सीरियस कैंडिडेट लगते हैं, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी मुझे नहीं लगता उसको आरएसएस में कोई सीरियसली लेता नहीं, है नहीं, और बीजेपी में भी उसको उनको भी सीरियसली नहीं लेता। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है, वो तो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है, इसीलिए थोड़ा उनका मुश्किल होगा। नहीं तो पहली पसंद गडकरी को मान लिया जाए आरएसएस की ओर से। जी, 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 बिल्कुल, एक सवाल और सर, आरएसएस की चले तो। जी। अगर 75 साल पार करने के बाद जिस फ़ॉर्मूला को आडवाणी, सुमित्रा महाजन और तमाम ऐसे नेताओं पे लगाया गया था, अगर मोदी उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं तो आरएसएस क्या करेगा? आरएसएस मेरे ख्याल से देखिए इसमें ऐसा है कि आरएसएस के हाथ में एक ही बात है कि जो उनका पूरा सपोर्ट बेस है, हुँ, आरएसएस जो बीजेपी का मसल पावर है, मैन पावर, हुँ, वो तो आरएसएस से आता है। जी, पर फिर भी आरएसएस ये देखता है कि अगर हम लोग बीजेपी को नहीं जिताएँगे, तो इंडिया गठबंधन टाइप कोई आ जाएगा, जिससे हमारा बहुत नुकसान होगा। तो आरएसएस वैसे दृष्टि से सोचता है कि अगर वो मोदी से नाराज़ भी हों और मोदी पद नहीं छोड़ते, तो मेरे ख़्याल से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने के सिवा उनके पास बहुत ज़्यादा कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि हुँ, हुँ, हुँ। सत्ता के केंद्र तो मोदी के पास ही हैं। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शानदार बातचीत के लिए और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर वहाँ। थैंक यू सर।